तो स्वागत है आपका पाठशाला में। आज हम देखने वाले हैं बोर्स पोस्टुलेट। अब जो बोर्स थे वो आपके रदरफोर्ड के स्टूडेंट थे। जैसे स्टार्टिंग में जे थॉमसन के स्टूडेंट कौन थे? रदरफोर्ड के स्टूडेंट थे, बोर्स थे, ठीक है। और जो अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट करवाया था वो भी रदरफोर्ड के स्टूडेंट्स थे, डिसाइपल्स थे उनके। अब ये जो बोर्स थे उन्होंने रदरफोर्ड के मॉडल को थोड़ा इम्प्रूव किया था। अब बोर्स ने क्यों किया था उसी तरह समझो। बोर्स ने जो एटॉमिक स्ट्रक्चर दिया था दैट इज़ एक पॉजिटिव चार्ज रहेगा, मतलब पॉजिटिव चार्ज सेंटर में रहेंगे और इलेक्ट्रॉन दैट इज़ नेगेटिव चार्ज यहाँ बाहर घूम रहे होते हैं ऑर्बिट्स में, ना क्या बाहर घूम रहे होते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या उठ गया कि ओके दैट इज़ ये जो चार्ज है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकालते हैं, दैट इज़ यहाँ से लाइट निकलता है, यहाँ से लाइट निकलता है, ठीक है। क्वेश्चन तो वही था कि लाइट क्यों निकलता है, वहाँ से स्पार्क क्यों हो रहा था, ना कि वो गैसेस चमक क्यों रहे थे, तो ये इलेक्ट्रॉन्स लाइट निकालता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें रदरफोर्ड के मॉडल को, इन रदरफोर्ड मॉडल if the revolving electron releases electromagnetic wave that is आपका light due to acceleration of electron। अभी हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दैट इज लाइट कौन निकालता है? एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल निकालता है। एनी हाउ यहाँ पे सर्कुलर मोशन क्या होता है? आपने पढ़ा था, क्लास 11 में पढ़ा था, यहाँ पे जो सर्कुलर मोशन होता है वो एक्सीलरेटेड मोशन होता है ना, नहीं क्या? क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूअस डायरेक्शन चेंज होता है वेलोसिटी का। सब जगह यहाँ पे अगर 20 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है तो कर रहा है, लेकिन हर जगह क्या है, इसका डायरेक्शन क्या है, अलग आ रहा है, दिख रहा है ना। यहाँ पे इस तरफ डायरेक्शन था, यहाँ पे इस तरफ है, दैट इज डायरेक्शन चेंज होता है वेलोसिटी का, दैट इज डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना। तो डायरेक्शन चेंज होना मतलब एक्सीलरेशन है। तो यहाँ पे क्या होता है, रदरफोर्ड के मॉडल में जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यूज करता है। क्यों? क्योंकि ड्यू टू एक्सीलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज आपका चार्ज पार्टिकल, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है। अब नाउ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैज़ एनर्जी, इसके पास एनर्जी होता है। इसके पास अगर एनर्जी है तो आप समझना ज़रा, अगर इसके पास एनर्जी है तो कंटिन्यूअस ये मूव कर रहा है और एनर्जी निकाल रहा है। सपोज इसके पास पहले आपके मान लो कि कुछ 100 जूल ऑफ एनर्जी था, ये कंटिन्यूअस घूम रहा है, घूम के 20 जूल निकाल दिया। तो 20 जूल निकाल दिया तो एनर्जी कम हो गया, वो क्या करेगा, नज़दीक की तरफ आते रहेगा। ऐसे एक और बार घुमा और 20 जूल निकाल दिया, ऐसे करके 20 जूल निकालते क्या होगा, इसका एनर्जी जीरो हो जाएगा। और जीरो होने के बाद तो इसको न्यूक्लियस के पास आके मिल जाना पड़ेगा ना। ये आ रहा था क्वेश्चन रदरफोर्ड के मॉडल में कि भाई ऐसा क्यों होता है। अगर ऐसा होता है तो ऑब्वियसली होते होते इसका एनर्जी जीरो हो जाएगा और आके वो न्यूक्लियस में मिल जाएगा। तो अब तुम इसको एक्सप्लेन करो ये क्यों होता है। तो लिख देते हैं यहाँ पे, इन रदरफोर्ड मॉडल इफ द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन रिलीजेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दैट इज लाइट ड्यू टू एक्सीलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। नाउ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक wave has energy and depletion of energy causes electron that is upon negative charge electron to coincide with positive charge that is nucleus। अभी तक तो हम मानते थे न्यूक्लियस में एक ही चार्ज है, वह पॉजिटिव चार्ज, है क्या? तो यहाँ पे एक क्वेश्चन उठ गया रदरफोर्ड के मॉडल में कि अगर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकालता है तो एक टाइम में तो आके इसको यहाँ पे मिल जाना पड़ेगा, है क्या? तो अब क्या हुआ, अब ये जो बोर्स जो स्टूडेंट थे अपने रदरफोर्ड के, उन्होंने अपने पोस्टुलेट्स दिए। पोस्टुलेट्स का मतलब होता है कि भाई ऐसा होता होगा, पोस्टुलेट्स का मतलब ये ऐसा होता होगा, लेकिन मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, नहीं क्या? तो बोर्स के पास कोई प्रूफ नहीं था, लेकिन बोर्स ने बोला भाई ऐसा होता होगा, नहीं, तो उसी को हम पोस्टुलेट्स कहते हैं। तो बोर्स ने टोटल 3 पोस्टुलेट्स दिए थे, लेकिन उसका प्रूफ नहीं दिया था, नहीं क्या? बोर्स ने 3 पोस्टुलेट्स दिए थे, लेकिन उसका प्रूफ नहीं दिया था। तो पहला बात, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूमते घूमते आके एनर्जी लूज कर रहा होगा ना, तो इलेक्ट्रॉन मतलब ये जो चीज़ है ना, इनको डायरेक्ट बोर्स ने निकाल के बाहर फेंक दिया। तो बोर्स ने जो 3 पोस्टुलेट दिए थे वो 3 ऐसे पोस्टुलेट्स थे। पहला कि एन इलेक्ट्रॉन in an atom could revolve in certain
stable orbits without emission of radiant एनर्जी। समझ रहे हो? तो पहला जो उसने पोस्टुलेट दिया, बोला कि ऐसा होता होगा, तो उसने पहला पोस्टुलेट क्या दे दिया कि भाई ये जो एनर्जी लूज है उसको हटा ही दिया। उसने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन कुछ ऐसे ऑर्बिट्स में मूव करते हैं और जहाँ पे वो मूव करते हैं वो एनर्जी को लूज नहीं करते। दिख रहा है ना? एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कुड रिवॉल्व इन सर्टेन स्टेबल ऑर्बिट्स, कुछ स्टेबल ऑर्बिट्स होता है उसमें जब वो घूमते हैं तो एनर्जी को लूज नहीं करते हैं, दैट इज वो एनर्जी को एमिट नहीं करते। ठीक है, अब ये जो ऑर्बिट्स होते हैं ना जिसमें इस तरह घूमते हैं उनको बोलते हैं स्टेबल ऑर्बिट्स। ठीक है ना? तो लिख देते हैं यहाँ पे दिस ऑर्बिट्स आर कॉल्ड, जिसमें इस तरह घूमते हैं जिसमें एनर्जी लॉस नहीं होता है उस ऑर्बिट्स को हम कहते हैं दिस ऑर्बिट्स आर कॉल्ड स्टेबल ऑर्बिट्स। इनको स्टेबल ऑर्बिट्स कहते हैं। और ये जो इसका रूप है जब वो ऐसा करता है उसको बोलते हैं स्टेशनरी स्टेट। ठीक है क्या? एंड दीज स्टेट इज कॉल्ड स्टेशनरी स्टेट्स ऑफ एन एटम। नहीं क्या? तो रदरफोर्ड ने देखो बोर्स ने तो पहला हटा ही दिया। उसने क्या बोला कि ये कुछ जादुई ऑर्बिट है। ठीक है, इसमें कुछ ऐसा जादुई ऑर्बिट होता है जिस जादू वाले ऑर्बिट में अगर घूमता है इलेक्ट्रॉन तो वहाँ पे वो एनर्जी लूज नहीं करते। बहुत ही चमत्कारी टाइप का ऑर्बिट है। ठीक है, उसने उसका ऐसे ही पोस्टुलेट दिया कि भाई एक ऐसा ऑर्बिट है जिसमें अगर वो घूमता है तो उसको कोई एनर्जी लॉस नहीं करना पड़ता है, मतलब वो बिना एनर्जी लॉस किए उसमें कंटिन्यूस घूम सकता है। डन है? ये था उसका फर्स्ट पोस्टुलेट अपना बोर्स का। जो सेकेंड पोस्टुलेट है वो कुछ ऐसा है। इसमें वो क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन revolves in those orbits only for which the angular momentum is integral multiple of h upon 2 pi, where h is Planck's constant। ये जो उनका स्टेटमेंट था बड़ा ही खतरनाक स्टेटमेंट था। एक तो उन्होंने बोला ऐसा होता होगा, मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है। पहला बोल दिया जादू वाला ऑर्बिट है जिसमें घूमने पे, एक स्टेशनरी ऑर्बिट जादू वाला ऑर्बिट होता है जिसमें घूमने पे उसको एनर्जी लॉस नहीं करना पड़ता। दूसरा स्टेटमेंट ये देता है कि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई, इतना एंगुलर मोमेंटम होना, L इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल n h अपॉन 2 पाई के बराबर एंगुलर मोमेंटम रहना, जहाँ n का वैल्यू आ जाएगा आपका ऑर्बिट का नंबर, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, ऑर्बिट का नंबर, इसको क्या बोलते हैं हम लोग केमिस्ट्री में, या फिर इसका एक और नाम है दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है ना क्या? इन फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, इसका एक और नाम है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये बात क्लियर है? अब इसको ज़रा तुम समझना, बहुत ध्यान से इस पॉइंट को समझना। इन्होंने जो पॉइंट बोला उसका मतलब क्या होता है। अभी मैं तुम्हें समझाने के लिए यहाँ पे मान लेता हूँ, समझाने के लिए, ठीक है, बस तुम लोग को समझने का पार्ट है। h अपॉन 2 पाई का जो वैल्यू सॉल्व करके आ रहा है, तुम्हें समझाने के लिए ऐसा वैल्यू नहीं आता है। समझाने के लिए मैं मानता हूँ 20 आता है h अपॉन 2 पाई का वैल्यू। क्या ये बातें क्लियर है? तो उसका मतलब ये होता है, अगर मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे फर्स्ट ऑर्बिट है, तो फर्स्ट ऑर्बिट है तो h अपॉन 2 पाई का वैल्यू मैंने कितना मान लिया, 20 मान लिया। तो फर्स्ट ऑर्बिट में कितना आएगा, फर्स्ट ऑर्बिट n इज इक्वल टू 1 इंटू 20। तो यहाँ पे जो भी घूमेंगे ना, यहाँ पे जो भी घूमेंगे इनका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, 20 होगा। अभी मान लो मुझे सेकेंड वाले का निकालना है, सेकेंड वाले का एंगुलर मोमेंटम, सेकेंड ऑर्बिट का। तो h अपॉन 2 पाई मैंने 20 माना तो 20 रखते हैं। सेकेंड ऑर्बिट के लिए मैं 2 लिखता हूँ तो कितना हो जाएगा, 40। तो सेकेंड ऑर्बिट कहाँ है, ये मैंने बनाया, यहाँ पे लिख दिया मैंने L इज इक्वल टू 40 के बराबर एंगुलर मोमेंटम। अगर मैं थर्ड करूँ तो थर्ड में कितना आ जाएगा बताओ ज़रा, दैट इज़ n का जगह मैं 3 रख दिया और इसका वैल्यू मैंने माना था 20 है। तो कितना आ रहा है, मान लो यहाँ पे कुछ घूम रहा है, L इज इक्वल टू 60। अब मैं तुम्हें यहाँ पे क्या बताना चाहता हूँ, सर ने ये जो चीज़ बताया था ना, जैसे याद है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, अगर निकलता है तो पूरा इलेक्ट्रॉन निकलेगा, आधा इलेक्ट्रॉन कभी नहीं निकलते, फ्रैक्शनल इलेक्ट्रॉन कभी नहीं निकलते। उसी तरह यहाँ पे जो उन्होंने एंगुलर मोमेंटम बताया उसका मतलब होता है
अगर इलेक्ट्रॉन को घूमना है या तो वो 20 एंगुलर मोमेंटम में घूमेगा या 40 या 60 या उसके बाद जो भी आते इस तरह मल्टीप्लाई करके उसी में घूमेगा। अगर मैं बोलूँ क्या कोई इलेक्ट्रॉन 10 एंगुलर मोमेंटम के साथ घूम सकता है? नहीं। क्या कोई इलेक्ट्रॉन 21 एंगुलर मोमेंटम के साथ घूम सकता है? नहीं। मतलब क्या कोई इलेक्ट्रॉन 39 एंगुलर मोमेंटम के साथ घूम सकता है? नहीं। क्या कोई इलेक्ट्रॉन तुम्हारा इसके बीच में मान लो 30 मोमेंटम के साथ घूम सकता है? नहीं। अगर इलेक्ट्रॉन को घूमना है तो उसको या तो 20 में घूमना पड़ेगा या तो 40 में घूमना पड़ेगा या तो 60 में घूमना पड़ेगा। इसका मतलब है अगर इलेक्ट्रॉन को घूमना है दैट इज h/2π के वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका एंगुलर मोमेंटम कितना रहेगा। एनीहाउ इसका डेफिनेट वैल्यू है, ठीक है। मैं तुम्हें समझाने के लिए बस 20 लिख देता हूँ क्योंकि ईजी नंबर है। क्या बात है क्लियर है? इसका मतलब उन्होंने यहीं पे साफ साफ कर दिया कि इलेक्ट्रॉन सब जगह में नहीं घूमेंगे। फर्स्ट ऑर्बिट में यहाँ अगर इतना है तो यहीं पे घूमेगा, या सेकेंड वाले ऑर्बिट में घूमेगा, या थर्ड ऑर्बिट में घूमेगा, बीच में कहीं इलेक्ट्रॉन नहीं घूमेगा। क्या ये बातें क्लियर है? तो उनका सेकेंड पोस्टुलेट ये था। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, सेकेंड पोस्टुलेट बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि भाई उन्होंने एक ऐसा एक्सप्रेशन दे दिया जिसके बेस में सारे डेरिवेशन अभी करे जाएंगे बोर्स के, ठीक है। और इसका कोई प्रूफ नहीं था, पोस्टुलेट था। याद रखना ये जो सेकेंड जो ये चीज़ है ना, ये जो सेकेंड जो तुम्हारा पोस्टुलेट है इसको डी ब्रॉगली सर प्रूफ करेंगे, डी ब्रॉगली सर प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो बोर्स ने रदरफोर्ड के मॉडल को सपोर्ट करने के लिए 3 पोस्टुलेट दिए थे, लेकिन इसके प्रूफ उन्होंने नहीं दिया था। उन्होंने बस बोला था कि ये जादुई चीज़ें हैं। और जो सेकंड पोस्टुलेट था जो कि बड़ा खतरनाक लिख दिया था एंगुलर मोमेंटम के बारे में, ये डी ब्रॉगली सर प्रूफ करेंगे और डी ब्रॉगली सर बाद में प्रूफ कर लेंगे। तो मतलब बाद में प्रूफ हो जाएगा, मतलब क्या ये सारी चीज़ें सही हो जाएंगे, ठीक है। तो इसी के बेस में हमें डेरिवेशंस भी करने हैं आगे ये बोर्स के मॉडल के ऊपर। अभी जो बोर्स ने मॉडल दिए थे ये उस टाइम पीरियड में प्रूफ नहीं हुआ था उसके, लेकिन बोर्स सर ने बहुत सारे डेरिवेशंस करके दिए थे, लेकिन बहुत बाद में जाके वो डी ब्रॉगली सर प्रूफ करते हैं। तो करने के बाद फिर हम बोर्स के सारी चीज़ों को पढ़ते हैं ना, नहीं क्या। तो ये था बोर्स का सेकेंड पोस्टुलेट। और जो बोर्स सर का जो थर्ड पोस्टुलेट था वो क्या था? अभी देखो, ए स्टेबल ऑर्बिट में घूम रहा है तो मतलब अंदर आने का सवाल ही क्रिएट नहीं होता है। दूसरा क्या बोल दिया, सब वही अपने एक ऑर्बिट में घूमेंगे जिसका एंगुलर मोमेंटम मतलब h/2π के मल्टीपल में रहेगा। अब थर्ड क्या बोलते हैं वो कि ये लाइट निकला था तो क्यों निकला था, ठीक है। अभी वो थर्ड में लिखते हैं कि लाइट क्यों निकला था, नहीं क्या। अब ये लाइट निकलने का जो रीज़न लिखते हैं अपने बोर्ड सर, वो क्या लिखते हैं, एन इलेक्ट्रॉन में मेक ट्रांजिशन फ्रॉम one of its specified orbit to another lower energy orbit. When it does so, a photon is radiated out having energy equal to energy difference, नहीं क्या। अब देखो यहाँ पे वो क्या बोलते हैं, ये जो सेंटर मतलब का न्यूक्लियस यहाँ पे मान लो फर्स्ट एनर्जी ऑर्बिट का है, इस सेकंड का है, ठीक है। अब देखो मैंने तुम्हें बताया था ये सारे नेगेटिव एनर्जी होते हैं, तो नेगेटिव मान लो। अभी सर क्या बोलते हैं यहाँ पे हायर एनर्जी है। हायर कैसे, देखो यार मैंने तुम्हें पहले ही बताया, अगर यहाँ पे -20 है तो यहाँ -10 है। -10 और -20 में कौन ज़्यादा बड़ा है? -10 बड़ा क्वांटिटी है। कैसे? नंबर लाइन पे देखो ये 0 है ना, 0 के नज़दीक कौन आता है तुम्हारा? -10 आता है, तो ये हायर क्वांटिटी है। अब सिंपल सी बात है, जब ये हायर लेवल से लोअर लेवल में जंप करता है इलेक्ट्रॉन, तब ये क्या करता है, तब ये लाइट को एमिट करता है, नहीं क्या। अभी यहाँ वो क्या था, यहाँ इनिशियली था, यहाँ बन गया फाइनल, यहाँ फाइनली आ गया। तो अगर हम निकालें, उन्होंने क्या बोला, जो जब ऐसा करता है हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में जब वो दौड़ता है, मतलब हायर एनर्जी से जब लोअर एनर्जी में वो गिरता है, क्या ये बात क्लियर है? जब हायर एनर्जी से जब लोअर एनर्जी में गिरता है तो क्या करता है, वो एनर्जी को एमिट करता है। अब एनर्जी कितना, फोटोन के रूप में, मतलब जैसे वो यहाँ से यहाँ गिरता है तो यहाँ से एक फोटोन बनाता है, दैट इज एक फोटोन पैकेट बनाता है जिसके अंदर फ्रीक्वेंसी होती है। जैसे ही वो पैकेट बाहर निकलता है, निकलने के बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बन जाता है। ऐसा कुछ उनका एक्सप्रेशन था इसके बारे में। तो उसका एनर्जी एक फोटोन की एनर्जी के बराबर h म्यू रहेगा,
और वो क्या होता है, एनर्जी का डिफरेंस होता है, दैट इज इनिशियल एनर्जी। इनिशियली कितना था माइनस, अच्छा एनर्जी डिफरेंस कैसे लिखता है, अभी कितना है, अभी कितना है माइनस पहले कितना था, वो भी नेगेटिव एनर्जी। अब देखो माइनस ई एफ हो गया, यहाँ पे ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाता है, तो इसको लिख देते हैं ई आई माइनस ई एफ। ना क्या क्या बात है, क्लियर है। अभी कितना है, अभी तो इतना है, पहले कितना था माइनस एनर्जी इतना था, क्योंकि माइनस एनर्जी नेचर का होता है नहीं क्या। तो ये 3 पोस्टुलेट थे जो बोर सर ने दिए थे अपने रदरफोर्ड, मतलब जो उनके टीचर थे रदरफोर्ड, उनके मॉडल को सपोर्ट करने के लिए। तो पहला जो दे दिया उन्होंने बोला कि एक स्टेबल ऑर्बिट में घूमेगा, तो स्टेबल ऑर्बिट में घूमेगा तो अंदर आने का तो सवाल ही नहीं है, पहला पॉइंट खत्म। दूसरा क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन हर जगह नहीं घूमेगा, इलेक्ट्रॉन वही जगह में घूमेगा जहाँ पे उसका एंगुलर मोमेंटम h/2π के बराबर आएगा, और मैंने समझाने के लिए h/2π का वैल्यू 20 बोला था यहाँ पे, मैंने क्या, तो एक सर्टेन ऑर्बिट में घूमेंगे, बीच में नहीं घूमेगा। थर्ड उन्होंने क्या बोलता है कि जो लाइट अभी बाहर ही आया था ना, ये लाइट क्यों बाहर आया था, जब जैसे देखो ये असल में ये इलेक्ट्रॉन 20 के साथ यहाँ घूमता था, अभी मान लो उसको एनर्जी मिला, कोई मुश्किल से वो यहाँ चले गया, जब यहाँ चले गया ना तो इसके मोमेंटम के साथ तो अपने आप को कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएगा, तो वो क्या करेगा, नीचे आएगा। जब ये नीचे इस तरफ वापस आता है तब वो इस तरह एनर्जी को छोड़ता है, नहीं क्या। तो ये थे बोर सर के पोस्टुलेट, जो उन्होंने बताया था कि ये जादुई तरीके से होता है, लेकिन इसका कोई प्रूफ नहीं दिया था, नहीं क्या। लेकिन बाद में डी ब्रोगली सर इसे प्रूफ कर देते हैं, तो बोर सर ने अपने ही पोस्टुलेट के बेस को रखते हुए कुछ डेरिवेशंस करवाए थे, जो डेरिवेशंस अभी हम आगे पढ़ेंगे, नहीं क्या। क्यों पढ़ रहे हैं बोलने से, क्योंकि भाई अभी हमें पता है कि डी ब्रोगली सर इसको प्रूफ कर देंगे एंडिंग में, उस टाइम में नहीं पता था, उस टाइम में तो बस बोर सर ने लिख के दे दिया था, लेकिन अभी हमें पता है कि ये जो पोस्टुलेट बोर सर ने दिए थे वो सच है, क्योंकि डी ब्रोगली सर ने बाद में प्रूफ कर दिया था। तो उसके बेस्ड में अभी बोर सर कुछ डेरिवेशंस करेंगे और अपना एक एटॉमिक मॉडल बनाएगा, जो एक ही साथ पूरा कंटिन्यूस लेक्चर के फॉर्म में रहेगा, लेकिन मैं उसको डिवाइड करके पढ़ाने वाला हूँ, तो आप लोग उसको पूरा बढ़िया से देखना, कंटिन्यूस 5 लेक्चर रहेगा उसका, है ना, कि कैसे बोर सर अपना एक एटॉमिक मॉडल बनाते हैं, जिस एटॉमिक मॉडल को हम आज भी पढ़ते हैं, डन। और आज जो हम एटॉमिक मॉडल पढ़ते हैं ना, बोर सर का एटॉमिक मॉडल है। देखो ये तो टर्म देखा होगा ना, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वगैरह, ठीक है क्या। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम बात करेंगे बोर सर की एटॉमिक मॉडल की, और वो एटॉमिक मॉडल जो बनाएगा बोर सर, वो हाइड्रोजन एटम को लेके बनाएगा, सबसे सिंपलेस्ट एटम है वो, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।